नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 7। ये हमारा तीसरा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने फ्रिक्शन खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स। इस वीडियो में हम स्प्रिंग फोर्स को खत्म करेंगे। बाकी रेस्ट पार्ट जो रह जाएगा इस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या है? अगर एक स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स डालते हैं तो क्या होगा? या तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अगर ये एक स्प्रिंग है, इसको हमने फोर्स से खींचा तो इसका क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर हमने फोर्स दिया तो क्या होगा? इसका लेंथ घट जाएगा। मान लीजिए एक स्प्रिंग का लेंथ एल है, इसके ऊपर इस तरफ हमने एक फोर्स डाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका लेंथ एक्स बढ़ गया इस तरफ। यहाँ पे हमने फोर्स यहाँ पे डाला तो यहाँ पे स्प्रिंग का लेंथ घट गया, ठीक है। तो ये जो लेंथ घटा एक्स, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ तो उसका एक रेस्टोरिंग फोर्स होगा। जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा स्प्रिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। उसके ऊपर जिस फोर्स के वजह से उसका शेप में चेंज हुआ, ये क्या है? इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नॉर्मल, इसका लेंथ ये है। उसके ऊपर फोर्स डालने से ये इसका लेंथ बढ़ा या फिर घटा, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स एफ, इसका ये जो लेंथ बढ़ा या फिर घटा, इसके साथ क्या रिलेशन होगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा। माइनस क्यों? क्योंकि फोर्स के ऑपोजिट में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्या है? इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है नॉर्मल इसका। इससे यहाँ पे ये घटा या फिर बढ़ा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका लेंथ क्या हुआ? चेंज हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये है रिलेशन किसके? रिस्टोरिंग फोर्स एंड चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। इसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। हुक्स लॉ क्या है? ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्प्रिंग में जो स्ट्रेस बन रहा है उसकी वजह से स्ट्रेन होगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम और क्या बोलते हैं? एफ इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स में एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? ये जो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया, ये क्या हो गया? माइनस के एक्स। के है कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स, एक्स क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो अभी हम स्प्रिंग फोर्स एंड टेंशन के बीच में रिलेशन जानते हैं क्या है? तीन मास लटक रहे हैं, यहाँ पे भी तीन मास लटक रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग से लटक रहे हैं, यहाँ पे स्प्रिंग से लटक रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मास लटक रहा है, यहाँ पे टेंशन क्या था स्ट्रिंग में? T इक्वल टू 3mg। यहाँ पे क्या था? T इक्वल टू 2m 3m प्लस ये कितना आ गया? 5mg। यहाँ पे टेंशन क्या था? T इक्वल टू यहाँ पे 2 3 एंड 1 कितना आ गया? 6mg। तो ये क्या था? हमारा टेंशन था। जब स्ट्रिंग की जगह पे स्प्रिंग आ गया तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे 3mg रहेगा, यहाँ पे 5mg, यहाँ पे 6mg। तो स्प्रिंग में भी वही टेंशन रहेगा, लेकिन हमने क्या पढ़ा? स्प्रिंग फोर्स kx। तो ये इक्वल टू kx हो जाएगा, इक्वल टू kx इक्वल टू kx। kx मतलब k है क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। x क्या है? चेंज इन लेंथ। ये जो वेट की वजह से लेंथ में जो चेंज होगा स्प्रिंग का, वो क्या होगा? x होगा, ठीक है। तो टेंशन एंड स्प्रिंग फोर्स दोनों नॉर्मली जब लटक रहे हैं तो सेम रहेंगे, ठीक है। जब हम इनको बीच में से काटेंगे तो चेंज होंगे, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। Here comes क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड x मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू के एक्स। के क्या था? कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। x क्या था? चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो फाइंड x। यहाँ पे वेट है 4 kg बॉक्स का। स्प्रिंग का कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स क्या है? K इक्वल टू 20 न्यूटन पर मीटर। फोर्स लगा है 100 न्यूटन।
तो F इक्वल टू के एक्स, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, x इक्वल टू F अपन के। फोर्स कितना लगा है 100 न्यूटन, अपन के कितना है 20 न्यूटन पर मीटर, तो कितना आ गया 5 मीटर। चेंज इन लेंथ कितना आ गया 5 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 2, 5 केजी का बॉक्स है, कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स कितना है 10 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे फोर्स लगा है कितना 100 न्यूटन, यहाँ पे वही x इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपन के। फोर्स कितना है 100 न्यूटन अपन के कितना है 10, तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 5 केजी का मास लटक रहा है स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2 न्यूटन पर मीटर। निकालना क्या है x निकालना है, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालना है। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, नीचे ये जो वेट लगाएगा कितना है 5 mg, मतलब सॉरी mg, m कितना है 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 कितना आ गया 50। तो यहाँ पे टेंशन कितना आ गया 50 इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था के एक्स, ठीक है। x निकालना है अपने को, 50 अपॉन के कितना है 2 न्यूटन पर मीटर, कितना आ गया 25 मीटर। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा 25 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2 न्यूटन पर मीटर, 8 केजी का मास लटक रहा है स्प्रिंग से। यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 80 न्यूटन mg, m कितना है 8, g कितना है 10, इक्वल टू के एक्स। तो x क्या हो जाएगा 80 अपन के, 80 अपन के कितना है 2 न्यूटन पर मीटर, कितना आ गया 40 मीटर। तो चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना है 40 मीटर। देन हम स्प्रिंग के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, स्प्रिंग को अरेंज कैसे किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे पैरेलल, दो तरह से हमने कॉम्बाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे K1 K2 K3, यहाँ पे 3 स्प्रिंग है, तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है जो सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 स्प्रिंग है जिनका कोएफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स कितना है K1 K2 K3, पैरेलली कॉम्बाइंड है। तो इनका इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सीरीज में क्या हो जाएगा 1 अपन के इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपन K1 प्लस 1 अपन K2 प्लस 1 अपन K3 हो जाएगा। किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ये कैसा है, जैसे कंडक्टेंस का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे उसके बारे में, या फिर रेजिस्टेंस का उल्टा। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा के इफेक्टिव इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। सीरीज और पैरेलल दोनों में अगर स्प्रिंग को अरेंज किया गया हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हम ऐसे निकालेंगे। ये अपना फॉर्मूला है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगे हैं सीरीज में, जिसके ऊपर एक फोर्स लगा है। कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, यहाँ पे फर्स्ट का 8 न्यूटन पर मीटर, सेकंड का 240 न्यूटन पर मीटर। निकालना क्या है अपने को के इफेक्टिव, ठीक है। तो के इफेक्टिव का फॉर्मूला सीरीज के लिए क्या है 1 अपन के इफेक्टिव इक्वल टू 1 अपन K1 प्लस 1 अपन K2। K1 कितना है 80 न्यूटन पर मीटर, 1 अपन 80 प्लस यहाँ पे 240, 1 अपन 240, तो कितना आ गया 240, ये आ गया 3 प्लस 1 दैट इज 4 अपन 240 दैट इज 1 अपन 60। तो के इफेक्टिव कितना आ गया 60 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया अपना क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगे हैं सीरीज में, फोर्स लगा है F,
स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के 3k। निकालना क्या है अपने को के इफेक्टिव। सीरीज में के इफेक्टिव का फॉर्मूला के इफेक्टिव इक्वल टू 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। के कितना है यहाँ पे के, यहाँ पे 3k दिया हुआ है तो कॉमन आ गया 3k, आ गया 3 प्लस 1 दैट इज 4/3k। तो के इफेक्टिव कितना आ गया 3/4k। ये क्या आ गया अपना इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दो स्प्रिंग है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 4 न्यूटन पर मीटर, यहाँ पे 12 न्यूटन पर मीटर। निकालना क्या अपने को के इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। तो पैरेलल कनेक्शन में स्प्रिंग इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है के इफेक्टिव इक्वल टू k1 प्लस k2। k1 कितना है 4 न्यूटन पर मीटर प्लस 12 न्यूटन पर मीटर कितना आ गया 16 न्यूटन पर मीटर। ये अपना क्या है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दो स्प्रिंग लगा है, मान लेते हैं इसका k1 है, इसका 2k1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा k1 प्लस 2k1 इक्वल टू 3k1, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता था इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट k1 प्लस k2 जितने पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि अगर हम स्प्रिंग को बीच में ऐसे काटे दो हिस्से में या फिर उससे ज्यादा हिस्से में तो क्या असर होगा कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर। देखिए ये मान लीजिए स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर हमने इसको यहां से बीच में से दो हिस्से में काटा तो यहाँ पे ये हिस्सा मान लीजिए x है, यहाँ पे मान लीजिए ये हिस्सा y है, ठीक है। तो इस हिस्से का k क्या होगा, इस हिस्से का k क्या होगा, इस हिस्से का k होगा k इक्वल टू x प्लस वाई अपन x। इस हिस्से का होगा k इक्वल टू x प्लस वाई अपन y। इसका मतलब क्या है देखिए, अगर ये एक स्प्रिंग है इसको हमने 4 हिस्से में काटा 1 2 3 4, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो जब सीरीज में कनेक्टेड होते थे स्प्रिंग तो हम कैसे निकालते थे इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो यहाँ पे टोटल k कितना है, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k है। तो 4 हिस्से में काटा तो ये क्या हो जाएगा 4k 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 4k। देखिए इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं 1/4k प्लस 1/4k प्लस 1/4k प्लस 1/4k कितना आ गया 4k, ऊपर आ गया 4। ये क्या है 1/k इफेक्टिव कितना आ गया 1/k। तो k इफेक्टिव क्या आ गया k, यहाँ पे k दिया था। वैसे ही अगर इस स्प्रिंग को हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 हिस्से में काट दिए, ठीक है। यहाँ पे हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, इसका 5k 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 होगा, ठीक है। ये किस केस में अगर हमने इक्वली काटा है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी रेशियो में काटे उससे निकालने के लिए, ये हमने इक्वली रेशियो में यहाँ पे 4 इक्वल हिस्से में काटा, यहाँ पे 5 इक्वल हिस्से में काटा, हमने इसको 3 इक्वल हिस्से में काटा। तो ये k का क्या हो जाएगा 3k 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 हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट 3 हिस्सों का, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 9. A spring having spring constant k caught into ratio 2:3. What will be new spring constant? 2:3 रेशियो में कटा है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था k। तो ये जो दो न्यू पार्ट है इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे k क्या हो जाएगा, अभी बताया था क्या x प्लस वाई अपन x,
2 प्लस 3/2 x प्लस वाई अपॉन एक्स कितना आ गया 5/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन वाई दैट इज 5/3। तो दो पार्ट जो कटा है 2 वाला पार्ट का कितना आ जाएगा 5/2 स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरे 3 वाले पार्ट का 5/3। तो 2:3 से में काटा तो ये आ गया अपना न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी हम जानते हैं अगर एक लटका हुआ स्प्रिंग को हम काटते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, पहले हम कटिंग ऑफ स्ट्रिंग जानते हैं फिर कटिंग ऑफ स्प्रिंग जानेंगे। देखिए यहाँ पे दो मास लटका हुआ है, एक 10 kg एक 20 kg स्ट्रिंग से। यहाँ पे टेंशन क्या है T इक्वल टू mg 20g। यहाँ पे टेंशन क्या है T इक्वल टू 30g। यहाँ पे 20 kg यहाँ पे 10 kg टोटल लगेगा कितना 30 kg। तो यहाँ पे टेंशन कितना था 20g, यहाँ पे था 30g। अगर हमने इस जगह से हमने कट कर दिया तो ये दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसमें टेंशन क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, जब यहाँ पे कट लगेगा तो ये नीचे g एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये भी नीचे g एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 0 हो जाएगा। वहीं पे अगर ये नीचे वाले के ऊपर हमने यहाँ पे कट किया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कट किया तो क्या होगा, ये नीचे वाला नीचे जाएगा कितने g एक्सेलरेशन से, ऊपर वाले के जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या रह जाएगा T इक्वल टू mg, मास कितना है 10g और 100 न्यूटन। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमने नीचे से कट किया तो नीचे वाला नीचे आ गया, ऊपर टेंशन आ गया उसका वेट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अगर दोनों बॉक्स के ऊपर कट किया तो दोनों ही नीचे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से। यहाँ पे टेंशन यहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा यहाँ पे अगर कट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या स्प्रिंग का केस। वैसे ही अगर हम यहाँ से काटेंगे स्प्रिंग में और फिर यहाँ से कटेंगे स्प्रिंग में तो उसमें क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में जानते हैं। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, देखिए यहाँ पे स्प्रिंग से दो मास लटक रहे हैं, एक 10 kg का दूसरा 20 kg का। यहाँ पे टेंशन क्या है 200 न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे टेंशन क्या है 300 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे टेंशन है 200 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन है 300 न्यूटन। अगर हमने इसको यहाँ से कट किया तो क्या होगा, इस स्प्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा वही 200 न्यूटन ही रहेगा। जब हम इसको काटेंगे तो इमीडिएटली इस स्प्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा, टेंशन में वही 200 न्यूटन नहीं है। कुछ देर बाद चेंज होगा लेकिन इमीडिएट चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको नीचे एक्सेलरेशन मिल जाएगा ए। ये एक्सेलरेशन क्या होगा ए इक्वल टू टी कॉट अपन मास। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जहां से हमने काटा स्प्रिंग को वहां पे जो टेंशन था अपन इसका मास, मतलब 300 अपन मास कितना है 10, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एक्सेलरेशन मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो 10 क्या है, दो मास लटक रहे हैं 20 kg 30 kg का, स्प्रिंग की मदद से हमने स्प्रिंग को यहाँ से कट किया। देखिए यहाँ पे टेंशन क्या था T इक्वल टू 30g दैट इज 300 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन क्या था T इक्वल टू 20 + 30 50 दैट इज 500 न्यूटन। यहाँ पे हमने कट कर दिया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे कट किया तो ये क्या होगा, नीचे आएगा एक एक्सेलरेशन ए से, निकालना क्या है अपने को है एक्सेलरेशन ए। तो ए क्या होता है T कॉट अपन मास, मतलब जहां से काटा गया वहां का टेंशन अपन मास ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, तो जहां से काटा गया वहां पे टेंशन क्या था 500 अपन इसका मास कितना है 20, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वहां पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमने नीचे वाला काटा, तो जब नीचे वाला काटेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, तो ऊपर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रह जाएगा
एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहाँ पे टेंशन क्या था, T इक्वल टू 150 न्यूटन, 15 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, T कॉट अपन मास, जहां पे काटा गया वहां पे टेंशन कितना है 150 अपन मास कितना है 10। ये वाला ऊपर जाएगा ना, ये तो कट होके नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो कितना आ गया 10, आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 12. Two blocks A and B of masses 3m and m are connected by massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is caught. यहाँ पे एक स्प्रिंग की मदद से टोटल सिस्टम लटका हुआ है, एक बॉक्स है A, एक बॉक्स है B, A का मास है 3m, B का मास है m। अगर हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट किया तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये 2017 के PYQ है नीट। तो यहाँ पे अगर हमने कट किया तो स्ट्रिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर इसको हमने कट कर दिया तो ये सिर्फ नीचे ही आएगा, लेकिन स्प्रिंग के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसका, इसका। तो ये नीचे आएगा B कितने से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। यहाँ पे टेंशन में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा क्या, एक एक्सेलरेशन A से। क्यों, क्योंकि ये जो स्प्रिंग था इसको यहाँ पे ये बॉक्स लटका था स्प्रिंग से, ये नीचे वाला बॉक्स का जो मास था ये नीचे क्या है, इसके ऊपर एक फोर्स डाला था, इसका अपना वेट। जब ये कट हो जाएगा तो ये इमीडिएटली क्या होगा, ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से। कौन सा एक्सेलरेशन से, A। तो A क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, जब स्प्रिंग को करते थे, जहां पे दो स्प्रिंग सिस्टम था, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, दो स्प्रिंग सिस्टम था। तो हमने एक पे जब कट लगाया था तो ये क्या था, ये एक नीचे एक्सेलरेशन से आ रहा था। तो यहाँ पे जब हमने स्प्रिंग पे कट लगाया तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग ऊपर की तरफ उसको खींचेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, T कॉट अपन मास, मतलब जहां से कट हुआ उसका टेंशन, यहाँ से कट हुआ तो उसका टेंशन हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ से कट हुआ तो इसका टेंशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन क्या था, mg, ये मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो यहाँ पे क्या था, टेंशन mg था, mg अपन मास ऑफ A ब्लॉक कितना है 3m, कितना आ गया, mm कैंसिल हो गया, g/3। तो A का कितना आ गया, g/3, B क्या आ गया, g। ये आ गया दोनों का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को, बाकी जो रेस्ट रह गया इस चैप्टर में इसके अगले पार्ट में खत्म करेंगे। अगर आप लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है अपना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे जाके। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।